हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार सबसे पहले बहुत सारा सॉरी आप लोगों से कि हम लोग बहुत दिनों से ड्रॉप बॉक्स वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। रियली सॉरी। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, काम का प्रेशर, ये वो, थोड़ा सा यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता, तो बहुत सारा ना बहुत डाइसी हो गया था, तो नहीं आप लोगों के लिए टाइम निकाल पाई। रियली सॉरी। अब हम बात करते हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो आपने मुझे बहुत सारे मेल्स किए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे मेल्स मैंने देखे हैं, मेल्स मैंने सब लोगों के देखे हैं, कॉल्स के लिए भी बहुत लोगों ने बोला कि आप मुझे कॉल कीजिए, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम मुझे सब लोगों में दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सिर्फ 10th में हैं, जो बच्चे अभी सिर्फ 11th में हैं, या जस्ट आपने अभी 12th पास की है और आपको बिज़नेस करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, बिज़नेस जो होता है ना, ये एक एक्सपीरियंस का गेम है। इसको एकदम से नहीं किया जाता। थोड़ा सा अगर लाइफ में चिल रही है, थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स रहिए, और लाइफ में जो चीज़ें आती जाती हैं, जैसे 12th के बाद आपको कॉलेज करना है, आप कॉलेज में जाइए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आप कीजिए। उससे पहले आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, मीन्स मेरा मतलब समरी इज़ दिस, समझाना आपको ये चाहती हूँ कि आपको जो भी करना है लाइफ में, उसका गाइडेंस आपके अंदर ही है। आप हरी में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको विद टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ आएंगी। अगर 9वीं 10वीं 11वीं का बच्चा बिज़नेस आइडियाज़ पूछ रहा है, तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत प्यार से अभी बोलना चाहूँगी, अभी आप पढ़ाई कीजिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले उस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। उसके बाद जब वो टाइम आएगा कि यस मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मुझे कुछ और करना है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हर चीज़ का टाइम होता है, हरिडली, बहुत जल्दी और टाइम से पहले कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं काम के ऊपर। जो लोग अब उस फेज़ में आ गए हैं कि आपको काम करना है, वो भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर बजट है, या आपका फैमिली बिज़नेस है, या आप जॉब में ऑलरेडी हैं और आपको स्विच ओवर करना है, जॉब से बिज़नेस में आपको आना है। तो एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम इस चीज़ में दिखाई देती है, वो है जॉब वर्सेस बिज़नेस। कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं ऑलरेडी एक जॉब के अंदर हूँ और मुझे बिज़नेस के अंदर जाना है, तो मैं उसमें जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए कि इतना पैसा कहाँ से आता है, अपने लिए मैंने बनाया था, आपको एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने उसके अंदर कि भैया इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको हम दिखाते हैं कि खरीदने के लिए मेहनत लगती है, खरीदने के लिए पढ़ाई लगती है, दिमाग लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत माँ बाप से भी आपको हेल्प लेनी पड़ती है। इतना एकदम से अकेले आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं, टीम वर्क होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि जो मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया वो जॉब से किया। मैं जिस कॉलेज से पढ़ी वहाँ से मेरी प्लेसमेंट हुई बहुत अच्छी जगह पर, वहाँ पे मेरी नौकरी लगी। उस नौकरी में इनिशियली मैं बड़ी खुश थी, मुझे बड़ा हैप्पीनेस था कि यस यार बड़ा मज़ा आ गया, मेरी तो नौकरी लग चुकी है बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत रिनाउंड ये कंपनी है, बहुत मुझे हैप्पीनेस थी अंदर से। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को एंटर किया, उसमें मैंने काम करके देखा, तो मुझे समझ आया कि यार मेरे को ये 9 से 6 वाली नौकरी नहीं करनी है, या मुझे एकदम टारगेटेड जॉब नहीं करनी है कि मुझे एकदम से ये प्रोजेक्ट है इतने बजे तक हो जाना चाहिए, उसमें आपको लैंग्वेज भी लर्न कर लेनी है, उसमें आपको सब कुछ कर लेना, प्रोजेक्ट रेडी करके अपने बॉस को हैंड ओवर करना है, बॉस भी फिर आपको डांट रहा है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती है कॉर्पोरेट कल्चर की, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे उस तरीके से काम नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इतनी मेहनत अगर मैं किसी अपने काम में करूँगी तो शायद मैं ज़्यादा आउटपुट निकाल सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस था, वो भरोसा था मुझे कि मैं निकाल सकती हूँ, वो आउटपुट मैं कर पाऊँगी उस काम को। तो आपको भी सेम अपने अंदर उसी चीज़ को चेक करना है कि आपको वो कॉन्फिडेंस है क्या, कि आप इस नौकरी को छोड़कर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में आएंगे। मैं उन लोगों के लिए भी ज़रूर बोलूँगी जो लोग जॉब करते हैं अभी और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज़ आपके पेरेंट्स की है, या आप मैरिड हैं तो बीवी की है, बच्चों की है, अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें भी हैं और अब आप बिज़नेस के ऊपर सोच रहे हैं, तो देखिए आप थोड़ा बैकअप लेके चलिए, क्योंकि बिज़नेस दिनों में आप बोलेंगे कि यार 1 महीना 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, इसमें टाइम भी लग सकता है, बिज़नेस फेल भी हो सकता है।
तो आपको अपना पूरा बैकअप लेके चलना है, कुछ महीनों की सैलरी को सेव करके चलिए पीछे कि हाँ यार इतना रिस्क लेके मैं इतने दिन चीज़ों को ट्राई कर सकता हूँ। और जो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा बैकअप जो है, जो मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ, लोग मुझसे यूट्यूब का भी है, जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब करे क्या, मैं हर किसी को मोटिवेट करती हूँ कि ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि अगर मैं आ गई तो मैं ही करूँगी, वो आ गया तो वही करेगा, ये आ गया तो यही करेगा, नहीं, सबके लिए ये जगह है। लेकिन आप अपना बैकअप रख के चलिए, आप बैकअप रख के चलेंगे तो आप खुश होकर करेंगे। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब भी प्रेशर लगने लगेगा कि नहीं यार मेरा वीडियो चलना ही चाहिए, मेरा बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं, हर चीज़ को खुश होकर रिलैक्स माइंड से करना है, इसलिए बैकअप की बात करी जाती है। तो सेम इज़ द केस विद जॉब। और अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हैं, जॉब अगर आपकी एग्जिस्टिंग है और आप उसको छोड़ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के अपना बैकअप देख के तब आप उसे छोड़िए। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये बात मेरी बिल्कुल सुनिए, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा दोस्त ये कह रहा है कि यार इस काम में तो बड़ा प्रॉफिट है, मुझे वो ये कह रहा है इस काम में तो बड़ा लॉस है, उसका नहीं, आप अपना होमवर्क कीजिए, आप अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी को देखिए, स्टडी कीजिए उस चीज़ के ऊपर कि इस बिज़नेस में कितना स्कोप है, कितनी ये चीज़ें चलेंगी, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर ये क्लैरिटी आपको आ जाएंगी तो फिर तो बस बल्ले बल्ले है हमारी। तो ये वाली बात हो गई हमारी जॉब वर्सेस बिज़नेस, कि बिज़नेस येस नो डाउट बिज़नेस में ज़्यादा पैसा होता है जॉब के कंपैरिजन में, लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि मुझे इस बिज़नेस में जाना है। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उतने पैसे का गेम खेलिए आप जितना रिस्क आप ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अपना सारा पैसा इसमें लगा दूंगा और ये बिज़नेस मेरा चलेगा ही चलेगा, तो इन चीज़ों को नहीं, आपको प्लस भी अपने दिमाग में रखना है और नेगेटिव्स भी अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि बिज़नेस स्टैटिक नहीं होता, बिज़नेस में श्योरिटी नहीं होती। चल गया तो बहुत अच्छा है, कई बार फ्लॉप शो भी हो जाते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे बिज़नेस के लिए पूछा कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग किया पेट्रोलियम से। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि हमें पेट्रोल पंप खोलना है, या हमें एलपीजी गैस एजेंसी लेनी है, या हमें ये करना है वो करना है। पेट्रोलियम में बहुत सारे स्कोप हैं। सबसे पहले स्कोप की बात क्या करते हैं, जो सबसे मोटा मोटा समझ आता है लोगों को पेट्रोलियम में, वो है नंबर 1 पेट्रोल पंप, दूसरा इज़ एलपीजी एजेंसी, तीसरा इज़ सीएनजी पंप, चौथा जो आपका है आजकल इलेक्ट्रिक स्टेशंस आपके लगने लगे हैं, और पांचवा आपका ल्यूब्स का काम है। इसके अलावा इस फील्ड के अंदर बहुत सारे और स्कोप्स हैं, तो अगर आप एंटर करेंगे तो आपको वो सारे पैरामीटर्स क्लैरिटी से समझ आ जाएंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पेट्रोल पंप, कि अगर आपको अपना पेट्रोल पंप ओपन करना है तो उसके क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना ये सेफ बिज़नेस है, और आपको इसको चूज़ करना चाहिए या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब पेट्रोल पंप की। अब आपको समझाती हूँ मैं पेट्रोल पंप का बिज़नेस में, तो आप आ जाएंगे। जो मैंने आपको बोला होमवर्क, कि हर बिज़नेस का आपको होमवर्क करना है, मीन्स आपको वो बिज़नेस समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पेट्रोल पंप्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कंपनीज़ आपको पेट्रोल पंप अलॉट करती है, और दूसरा है कि गवर्नमेंट पंप्स हैं और वो आपको पंप अलॉट करते हैं। अगर हम प्राइवेट पेट्रोल पंप्स की बात करेंगे तो इन कंपनीज़ की एलिजिबिलिटी जो है वो ये होती है कि इनका टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा इनके पास अपनी रिफाइनरी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी रिलायंस के पास है, तो जो पेट्रोल पंप में अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आप रिलायंस का पंप लगा सकते हैं, आप एसआर का पंप लगा सकते हैं, और बहुत भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन कोरोना की वजह से छोटे छोटे प्लेयर्स तो मार्केट से भाग गए, लेकिन अभी भी आपके पास हैं चीज़ें। लेकिन अगर सबसे प्रॉफिटेबल आप चीज़ें कहेंगे कि इनमें से किसको चूज़ करेंगे, तो इनमें से आपको रिलायंस को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। उसके पेट्रोल पंप पे आपको फिर भी कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में सेल ज़्यादा मिलेगी। अब आते हैं दूसरे पे, जो हमारे हैं गवर्नमेंट पंप्स। गवर्नमेंट में है आपका एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एंड थर्ड वन इज़ भारत पेट्रोलियम। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है जो आपको पेट्रोल पंप अलॉट करती है। अगर हम बात करें कि आपको गवर्नमेंट को चूज़ करना है या प्राइवेट को चूज़ करना है, तो देखिए इन दोनों के अंदर जो मार्जिन है, जो आप इसमें से पैसा बनाते हैं, वो दोनों का बराबर है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दोनों का बराबर है, लेकिन फ़र्क आता है मेनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का कैसे फ़र्क आता है, सपोज़ कीजिए मेरा पंप है, मेरे को वहाँ पर 5 किलोवाट के जनरेटर से भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन
रिलायंस आपको कहेगा कि 25 किलोवाट से कम का जनरेटर आपका नहीं होना चाहिए। आपको कैनोपी लगानी है, आपको ऊपर शेड लगानी है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स में लगी होती है। सपोज़ कीजिए वो आपकी 10 लाख वाली से भी काम चल रहा है, लेकिन रिलायंस आपको कहेगा कि नहीं जी आपको 15 लाख का लगाना है, या एसआर आपको कहता है कि 15 लाख का लगाना है। तो जो प्राइवेट वाला है वहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, वो डीलर के हाथ में नहीं होते हैं, वो सारे कंपनी के हाथ में होते हैं, उनके अलॉटेड वेंडर्स के हाथ में होते हैं। आपका अगर पंप निकल गया, आपका पंप निकलने के साथ ही आपको एक वेंडर अलॉट कर दिया जाएगा और वो वेंडर आपकी सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करता जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ आपको बताएगा कि ये चीज़ है, ये ऐसे ही लगेगी, मींस वो चीज़ ऐसे ही लगेगी। उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट की साइड से मिल जाता है कि वहाँ पर जो रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उसी के ऊपर काम करते हैं, उसके ऐड ऑन में सरकार आपसे पैसा नहीं लगवाती है। तो ये हमने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात की कि आपके पास 2 टाइप के प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, सरकारी भी और प्राइवेट भी। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको पंप लेना है सरकारी या प्राइवेट, आप इसको सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, आप इसको देखेंगे कहाँ से? सबसे पहली चीज़ है जो आपके गवर्नमेंट पंप्स हैं, इनकी प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट आती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो आप इसको वहाँ से देखेंगे। वहाँ पे वो लैंड को मेंशन करते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पर जगह चाहिए, कहाँ कहाँ पर पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट पे जाना है तो आपको किसी ऐड का वेट नहीं करना है, आप सिंपली इनकी साइट के ऊपर जाइए, वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको चूज़ कीजिए, आप इनके बिज़नेस पार्टनर बनिए और डायरेक्ट इनके साथ आप काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा ब्रॉड है। ब्रॉड में आपको समझाती हूँ। अब सपोज़ कीजिए आपकी ऐड आ गई है, आपने उसके अंदर अप्लाई करना है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सरकारी पंप्स में, गवर्नमेंट पंप्स के अंदर आपके पास 3 कैटेगरीज़ हैं। पहले इसको ये ABC साइट कैटेगरीज़ कहते थे, अब इन्होंने इसको बदल दिया है, अब ये इसको DC और CC साइट कहते हैं, और तीसरी जो है हमारी वो कोको पंप्स होते हैं। ये क्या साइट है आपको वो समझाती हूँ मैं, बहुत ह्यूज है यार ये टॉपिक। तो जो आपका DC है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर साइट कह रहे हैं, आप C और S से कंफ्यूज नहीं हो ना, इसको इसी तरीके से बोला जाता है, इसको DC साइट ही बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका पंप है वो फुल ऑन डीलर का है। सपोज़ मेरा पंप है, डीलर ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड, डीलर ही मालिक है, डीलर ही उसको चलाता है, उसको DC पंप बोला जाता है। दूसरा जो आपके पास कैटेगरी है दैट इज़ CC पंप। CC पंप के अंदर क्या होता है, कंपनी ओन्ड के पंप है कंपनी का, लेकिन डीलर उसको रन करता है। इस पंप को बोला जाता है कोडो पंप, CODO। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी कोको पंप। मैंने आपको बताया कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही उसकी मालिक है, कंपनी ही उसको चलाती है। लेकिन ये कोको पंप आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका सारा प्रोसेस बाकी आपके DC और CC पंप से अलग है। इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, आपका मार्जिन डिफरेंट होता है, आपके बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट होती है बाकियों के कंपैरिजन में। हाय, ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपका मतलब अपडेट जितने भी वीडियो हैं ओके सारे देखते हैं। He was showing me अभी। ओके रियल एस्टेट जा रहे थे यहाँ से। एक्चुअली अभी आपने एक शूट किया था मिस्टर इंडियन हैकर के साथ, राइट। राइट। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद अब आपको मैंने रिलायंस बताया कि रिलायंस के लिए आपको किसी ऐड का वेट नहीं करना, सिंपली आपको उनकी साइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे वो आपको इनवाइट करते हैं, बिजनेस पार्टनर के तरीके से आपको इनवाइट करेंगे। आपको उधर जाना है, वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी लैंड का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब चीज़ें फिल कीजिए वहाँ पर। अगर आपका लैंड उन्हें सुटेबल लगेगा तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। ये है सिंपल प्रोसेस प्राइवेट के लिए। और इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी जब आपकी ऐड आती है आपको फॉर्म फिल करना होता है पूरा, उसके अंदर आपको अपनी लीज़ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। अगर आपकी रजिस्टर्ड मतलब आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो रजिस्टर्ड लीज़ लगाएंगे, खुद की ज़मीन है तो आप अपने ज़मीन के पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरियाज़ पूरे करने होते हैं, आप इसको सेंड करते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट में अप्लाई किया तो वहाँ पर, अदरवाइज़ प्राइवेट में, और वहाँ से आप सेलेक्ट होते हैं कि आप पेट्रोल पंप लगाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मीन्स लैंड जो है वो आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। अब आपका जो लैंड है वो कहाँ पर है वो चीज़ आप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में आता है, मीन्स जिसे आप नगर निगम भी कहते हैं। अगर वहाँ पर है तो जो आपका लैंड है दैट शुड बी 20/20। अगर नगर निगम के अंदर नहीं आता है तो दैट शुड बी 35/40।
और अगर आपका डिवाइडेड रोड के ऊपर लैंड है तो दैट शुड बी 35 बाय 35। तो ये उसके डायमेंशन है कि इस डायमेंशन का आपका लैंड ऑन रोड होना चाहिए। दूसरा, लैंड आपका हो गया, अगर आपका इस तरीके से लैंड है तो ये आपका एक क्रॉस चेक हो गया कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपकी जो एज है दैट शुड बी बिटवीन 21 to 60, 21 से 60 साल के अंदर आपकी एज होनी चाहिए, तो आप फिर एलिजिबल हैं उसके लिए। उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को भी चेक किया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट कितना है, कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा मांगता है, गवर्नमेंट उससे थोड़ा सा कम मांगते हैं। इन सब चीज़ों के बेसिस पर आपको लेटर ऑफ इंटेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कॉल आ जाएगा कंपनी से और उसके बाद आपके फर्दर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब क्रॉस करने के बाद आपका पंप निकलता है। तो अभी तक हमने जो बात की है, हमने यहाँ तक बात की है कि किन चीज़ों को क्रॉस करके आप एलिजिबल हो गए हैं पंप को लेने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, थक गई हूँ मैं इतना डिटेल टॉपिक है ये। तो अभी हम इतनी बात करते हैं कि हम पहुंच गए उस स्टेज तक कि हमारे पास लैंड भी है भाई, हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी हमने शो कर दी, हमारे पास वो एज भी है और हमने अप्लाई कर दिया है और हमारे पास वापस गवर्नमेंट में है तो लेटर आएगा। रिलायंस वगैरह में, एसआर में आपने अप्लाई किया तो वहाँ से कॉल आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया एक पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली बार करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एलिजिबल हो गए हैं, जब आपको कंपनी ने थम्स अप दे दिया है कि येस आप पंप लगा सकते हैं, उसके बाद क्या क्या आपके स्टेप्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बहुत सारा रिलैक्स करना, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है माइंड पर, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना है, हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। लव यू ऑल, बाय। पंप लगवा के मानेंगे, तुम्हारा टेंशन मत लो।